जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, सब आई होप के जो है सबने ज्वाइन कर लिया हो। जैसा कि आप सबको आइडिया है कि जो है आज हमारा टॉप जो डिस्कशन का टॉपिक है, मतलब जिस पे आज मैं आपको कुछ अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो मेरे मतलब जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा, वो है पिटीशन अंडर सेक्शन 22A एंड 22B ऑफ सीआरपीसी। एज यू ऑल नो कि सीआरपीसी जो है वो डील करती है क्रिमिनल लॉ को। इसको हम लीगल एस्पेक्ट में और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आज देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में क्या ताल्लुक है और हम मतलब इससे कैसे बेनिफिट्स ले सकते हैं बीइंग अ लॉयर, और बीइंग अ क्लाइंट हमें अगर ये रेमेडी कैसे अवेल कर सकते हैं अगर कोई मतलब इधर वो मेंबर ऐसा बैठा है जो लॉ के शोबे से ताल्लुक नहीं रखता। वो बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ क्लाइंट कैसे वो जो है ना इस या बीइंग अ एग्रीव्ड पर्सन वो कैसे जो है इस रेमेडी को अवेल कर सकता है इन टोटली लीगल एस्पेक्ट्स। क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा जो है आपको प्रैक्टिकली जो चीज़ें होती हैं उसके अकॉर्डिंग बताऊं, क्योंकि लीगल जो वर्डिंग है लॉ की वो तो हम बाय बुक भी जो है रीड कर सकते हैं, लेकिन जो इस तरह प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है वो ज़्यादातर बाय बुक से रीड नहीं होगा, मतलब ज़्यादा हमें प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हेल्पफुल होगा उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं, कोई जो है आवाज़ में इशू तो नहीं है, क्लियर है सब? जी सर, योर वॉइस इज क्लियर। चले हम आगे देखते हैं इसको जो है 22 से 22 भी है क्या। अगर मुझे कोई लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान से मतलब रिस्पॉन्ड करते कि मैं आगे कंटिन्यू करूं। चले हम देखते हैं, पहले तो 22 से 22 की पिटीशन का ये है कि हम इसको किस कम्पिटेंट अथॉरिटी के ऊपर आगे जो है ये पिटीशन दायर कर सकते हैं, पिटीशन इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। तो उसको डिस्कस करने के लिए हमें सबसे पहले इसका सेक्शन जो है सेक्शन 22 देखना पड़ेगा सीआरपीसी का, जो कहता है कि हम जो पिटीशन फाइल करते हैं वो जस्टिस ऑफ पीस के जो है हम के आगे हम अपनी दरखास्त या पिटीशन दायर करते हैं। जस्टिस ऑफ पीस जो है वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जो विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड के ये इतने पीरियड के लिए जस्टिस ऑफ पीस है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। लेकिन इसकी फर्दर एलेबोरेशन के लिए जो है कि जस्टिस ऑफ पीस का रोल आजकल किसकी को दिया हुआ है, इसकी फर्दर एलेबोरेशन की गई है सेक्शन 25 में, जिधर ये बताया गया है आफ्टर अमेंडमेंट ये सेक्शन इंक्लूड हुआ है सीआरपीसी में। ये अमेंडमेंट है 2002 की अमेंडमेंट है, 21/11/2002 को जो है एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था जिसमें जिसके बाद जो है सेक्शन 25 सीआरपीसी का पार्ट बना 2002 में। उससे पहले जो है जस्टिस ऑफ पीस की पावर्स जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि जस्टिस ऑफ पीस कौन होगा। अच्छा, अगर कोई दौराने कोई मतलब डिलीवरिंग लेक्चर अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे उधर ही स्टॉप करके जो है एनी वन ऑफ यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू दिस टॉपिक एट एनी पॉइंट। तो सेक्शन 25 कहता है कि जस्टिस ऑफ पीस की जो पावर्स हैं वो अपने एरिया के सेशन जज या एडिशनल सेशन जजेस के पास हैं के सेक्शन 22 से 22 की पिटीशन आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ 2002 ये हम जो है सेशन जज या एडिशनल सेशन जज के पास दायर करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ये पिटीशंस एक्चुअली में होती किस मकसद के लिए है, इसका है क्या मतलब रोल क्या है कि 22 से 22 बी की पिटीशंस हम क्यों जो है वो दायर करते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हमें कोई जो है हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है जो मेड आउट होता है, हमने उसके कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए पुलिस को एप्लीकेशन दी है, लेकिन पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही। पुलिस हमें जो है हमारी एफआईआर नहीं दे रही, जो कि हमारी एफआईआर लीगली बनती है। तो इसके अगेंस्ट हम जो है 22 से 22B की पिटीशन मूव करते हैं। सेकेंडली, अगर हम इसकी पिटीशन जो मूव करते हैं वो है कि कोई भी गवर्नमेंट फंक्शन है या कोई भी जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट लाइक पुलिस या कोई आपका महकमा हो सकता है, यूनियन काउंसिल हो सकती है, इवन के डीसी वगैरह, रेवेन्यू का डिपार्टमेंट हो सकता है, वो हमें इलीगली कानून के खिलाफ जो है हमें हरास कर रहा है, इसके अगेंस्ट भी हम 22 से 22B की पिटीशन में जा सकते हैं, इलीगल हरासमेंट के खिलाफ, कि जो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमें इलीगली हरास कर रही है। थर्डली, जिसका यूज प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम होता है, मतलब बीइंग अ लॉयर, मुझे कोई जो है जितना भी अरसा हुआ है वकालत के शोबे से मुंसलिक होते हुए, तो मैंने उसकी पिटीशन जो है आज तक नहीं की। इसका जो है ना नॉर्मली आई थिंक जो है कम रोल जो है ना वो होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। वो थर्ड पिटीशन हम इस सूरत में कर सकते हैं कि हम अगर किसी पुलिस के किसी मतलब आईओ, कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की हम इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम पिटीशन में जाके ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन की दरख्वास्त दे सकते हैं एक्स जस्टिस ऑफ पीस के पास, जो कि सेशन जज के पास लगेगी। वो आफ्टर हेयरिंग के ये सूटेबल केस बनता है। इसमें हमारी जो पिटीशन है वो फैक्ट्स के मुताबिक है और जो हमारे बनती है, तो वो फिर ऑर्डर कर देगा कि ये इस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से केस ट्रांसफर करके किसी और को जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन हैंड ओवर कर दी जाएगी। इधर तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। इसका आगे हम देखेंगे कि दोनों या तीन किस्म की जो पिटीशन मैंने जिसके अगेंस्ट जाने का कहा, तो उसको हम प्रैक्टिकली कैसे मतलब इंस्टीट्यूट करते हैं और प्रैक्टिकली उसमें क्या क्या आगे प्रोसेस होता है टिल द फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो उससे पहले अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो ओपन है आपके लिए कि आप जो है पूछ सकते हैं। इसके ऊपर मैं जो है काफ़ी वो भी दूंगा आपको, अथॉरिटीज़ भी देने की कोशिश करूंगा ताकि हमारी जो है कंफ्यूजन वो और ज़्यादा जो है दूर हो। अथॉरिटीज़ मतलब साइटेशन दूंगा हायर कोर्ट्स। अच्छा, इस सब में ये है कि एक अथॉरिटी है, अगर किसी में से इनमें नोट करनी है तो आप कर सकते हैं। PLD 2007 SC 539, PLD 2007 SC पेज है 539। इसमें मतलब लिखा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट दी कि जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस बाउंड है कि वो रजिस्टर करे एफआईआर। अगर वो नहीं करती तो इसके अगेंस्ट ही हम जो है वो 22 से 22B में जाते हैं। होप के आप जो है सब कंफ्यूजन दूर होगी, सबकी कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आगे चलता हूँ। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पिटीशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, जो हम प्रैक्टिकल सेंस में 22 से 22B के अंडर दायर करते हैं। अगर आप में से किसी ने मतलब पिटीशन 22 से 22B में फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर स्पेसिमन में स्क्रीन शेयर के साथ आपको शेयर कर दूंगा
कि ये हम लिख के दायर किस तरह करते हैं, उसका प्रोसेस उससे पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले एक एप्लीकेशन अंदराज मुकदमा की रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर की कंसर्न्ड एसएचओ को गुजारी जाए। उसके बाद जो है इसके अगर एसएचओ नहीं करता एफआईआर रजिस्टर, तो उसकी जो एप्लीकेशन है उसी वही सेम एप्लीकेशन हम प्रैक्टिकल सेंस में यूज करते हैं कि वो सिर्फ उसमें जिधर हमने एसएचओ लिखा होता है टू द बाखिदमत जनाब एसएचओ साहब थाना सो एंड सो, उधर हम ये चेंज करके कंसर्न डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो होता है मुतलका उसको जो है गुजारते हैं सेम वही एप्लीकेशन, ताकि उस वो हमें हमारी जो है नहीं कर रहा रजिस्टर एफआईआर, तो आप इस मामले को खुद देखें, इस मामले की खुद इन्वेस्टिगेशन करें। ये किसी ने सवाल पूछा है, इजाज अहमद मेमन, सर कैन यू प्लीज एलेबोरेट दैट व्हाई वी ओनली यूज इट ओनली फॉर पुलिस एफआईआर, कैन वी यूज बाइसेप फॉर अदर रीजन। अच्छा, बाईस से बाईस भी जिस रीजंस के लिए यूज करते हैं वो आपको मैंने इधर बता दी है कि ट्रांसफर इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर के लिए, और दूसरा है रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर में, और तीसरा है इलीगल हरासमेंट। इलीगल हरासमेंट आपको किसी भी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो सकती है या पुलिस, नॉर्मली हमारे जो है ये हरासमेंट जो है पुलिस को की तरफ से ही होती है। तो मोस्टली जो है 22 भी हम पुलिस के अगेंस्ट इसलिए यूज़ करते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाला हमारा डिपार्टमेंट है वो पुलिस है, और एफआईआर है जो हमारी वो भी पुलिस ने दर्ज करनी है, उसके अलावा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती। इन्वेस्टिगेशन भी नॉर्मली पुलिस या एफआईए या इसके अगेंस्ट भी हम जा सकते हैं, एफआईए के अगेंस्ट जा सकते हैं, एंटी करप्शन के अगेंस्ट जा सकते हैं 22 में। उसके अलावा हम एफआईए और भी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जा सकते हैं जो भी मतलब अपने इख्तियारात का इस नाजायज़ इस्तेमाल कर रहा है, हरासमेंट में जाएंगे। अगर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहा, हमें हमारा केस बनता है वो फाइल नहीं कर रहा, वो एफआईआर नहीं रजिस्टर कर रहा, वो के हमारी सुन नहीं रहा, तो हम उसके अगेंस्ट जा सकते हैं किसी भी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, कैन जस्टिस ऑफ पीस कैन रिकॉर्ड डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो टोटली मजिस्ट्रेट का इख्तियार है। डाइंग डिक्लेरेशन जस्टिस ऑफ पीस का इख्तियार नहीं है, जस्टिस ऑफ पीस का इख्तियार है पिटिशंस को अटेंड करना। अच्छा, हम जो है मोस्टली मैं था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर के लिए पिटीशन, उसमें हम कंसर्न एसएचओ को एप्लीकेशन गुजारते हैं। उसी के बाद प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट में ये मैं आपको टोटली बता रहा हूँ कि हम प्रैक्टिकली ये करते हैं वकालत में कि उसके बाद वही सेम एप्लीकेशन हम डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट सेल या डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट ऑफिसर जो इलाके का है वो उसको गुजार देते हैं। उसके बाद ये साथ साहब को आवाज़ नहीं आ रही, आप शायद अपना माइक चेक कर लें, बाकियों को आ रही है ना, सबको क्लियर है आवाज़? चलें। और उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट ऑफिसर को गुजारने के बाद हम दोनों एप्लीकेशंस की कापियां और जो रसीदें उन्होंने दी होती हैं दोनों ने, वो लेके हम पिटीशन दायर कर देते हैं सेशन जज के पास, जो या तो अपने पास रख लेता है या मार्किंग करके किसी एडिशनल सेशन जज के पास भेज देता है। उधर ये प्रोसेस होता है कि पहले रिपोर्ट मांगी जाती है कंसर्न्ड एस पुलिस स्टेशन से कि आप इस मामले पे इन्वेस्टिगेट करके कोर्ट को अपनी रिपोर्ट पेश करें कि आप इस मामले को किस तरह देख रहे हैं। रिपोर्ट आती है, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, अक्यूज्ड की समनिंग होती है जो जिसके हम मतलब अगेंस्ट गए होते हैं उसकी समनिंग होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और कोर्ट अपना ऑर्डर दे देती है कि ये केस बनता है, इस पे आप कंसर्न एसएचओ एफआईआर रजिस्टर करें।
SHO is bound to register the FIR within 24 hours of such order. अगर कोई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर होता है तो वो 24 घंटे में FIR रजिस्टर करने का पाबंद होगा। अच्छा, एजाज अहमद मेमन साहब पूछ रहे हैं, कैन वी से दैट दिस इज जस्ट लाइक अ पावर ऑफ हाई कोर्ट? जी, ये जो है हाई कोर्ट ने पावर्स अपनी नीचे ट्रांसफर की थी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेशन जजेस को। ये भी अमेंडमेंट मौजूद है, सब सेक्शन 6 में अमेंडमेंट हुई थी, जिसमें जो है सब सेक्शन 6(2) ऐड किया गया था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट ऑफिसर को जो है वो एप्लीकेशन देना ज़रूरी करार दिया गया था। उसके बाद हाँ, ये 1985 की अमेंडमेंट है। जस्टिस ऑफ पीस की पावर्स जो है हाई कोर्ट ने नीचे अपनी एक गजट पंजाब में छपा था, गजट ऑफ पार्ट 1 डेटेड 13 अक्टूबर 1985, जिसमें ये सारी पावर्स एडिशनल एंड सेशन जजेस के पास आ गई थी या सेशन जज के पास आ गई थी। इससे पहले ये सारी पावर्स जो 22 से 22 बी की हैं, ये पिटिशंस की पावर्स ये हाई कोर्ट के पास रेस्ट करती थी, हाई कोर्ट इसे यूटिलाइज करती थी। 1985 में ये पावर्स सेशन जजेस को दे दी गई थी, हाई कोर्ट एक पंजाब के एक गजट के थ्रू, जिसमें ये अमेंडमेंट की गई थी कि ये पावर्स सेशन जजेस कर सकते हैं यूटिलाइज। अच्छा, उसके बाद जो है ये हो गया जी 22 से 22 का तरीका। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको 22 से 22 फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR का एक स्पेसिमन शेयर करता हूँ, ताकि आप देख लें कि ये इस तरह जो है ना हम दायर करते हैं 22 से 22 की पिटिशन। जी, नज़र आ रही है आपको स्क्रीन शेयर? जी सर, नज़र आ रही है। ये सबसे पहले जो है बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब, या फैसलाबाद की है तो फैसलाबाद, अगर लाहौर का रहने वाला है कोई तो लाहौर। उसके बाद जो है पटिशन नंबर लिखा गया है, जो कि टोटली डायरी ब्रांच की तरफ से लगाया जाएगा, इस पे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, खाली छोड़ देना है। उसके बाद पटिशनर का नाम, उसकी वल्दियत, उसका एड्रेस, उसके बाद आईडी कार्ड या सेल नंबर जो भी, उसके बाद जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनका नाम और जो है उनका मतलब, इसमें ज़रूरी है 22 से 22 में कि आप डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट ऑफिसर को पार्टी बनाएं, तो इधर बनाया गया था SP कंप्लेनेंट्स फैसलाबाद। उसके बाद कंसर्न SHO को पार्टी बनाना ज़रूरी है। उसके बाद इधर आप एक्यूज्ड को भी पार्टी बना सकते हैं, इसमें कोई कदगन नहीं है, आप अक्यूज को भी इधर पार्टी बना सकते हैं। उसके बाद टाइटल पिटीशन अंडर सेक्शन 22 से 22 ऑफ CRPC, इधर आप अगर मजीद कुछ ऐड करना चाहें तो आप लिख सकते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR या सो एंड सो। उसके बाद रिस्पेक्टफुली शेवत, उसके बाद ये लिखा हुआ है कि हमने ये एप्लीकेशन इस कंसर्न SHO को गुजारी इस डेट को, उसने हमारी जो है बात नहीं सुनी। उसके बाद हमने ये जो एप्लीकेशन है वो गुजारी डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट ऑफिसर को, उसके बाद वो भी हमारी FIR रजिस्टर नहीं कर रहा। इसके अगेंस्ट हम जो है अब इधर आए हैं आपके पास फॉर डायरेक्शन, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है, तो इसमें हम आप ऑनरेबल कोर्ट की जो है डायरेक्शन रिक्वायर्ड है। इसके बाद हमने सारी जो है पहले ही ज़िमन में पूरी की पूरी एप्लीकेशन जो कि हमने दोनों पुलिस ऑफिशियल्स को सेम गुजारी है, वो सेम टू सेम पूरी एप्लीकेशन हमने पैराग्राफ नंबर 1 में लिख देनी है, पूरी मेंशन कर देनी है। उसके बाद सेकंड पैरा में हमने लिखना है कि ये जो है ना कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC। तो लेकिन जो है पुलिस ऑफिशियल्स हमारी FIR रजिस्टर नहीं कर रहे। उसके बाद आगे लिख लेते हैं कि हमें हमारे पास ऑनरेबल कोर्ट के अलावा कोई दीगर स्पीडी रेमेडी मौजूद नहीं है। उस में जो है ऑनरेबल कोर्ट अपने इस मामले में
अपनी जो है नजर शफकत करे, या ये कह सकते हैं। उसके बाद इसके साथ जो है एफिडेविट लगाना वो ज़रूरी है पिटीशन 22/22B में। बयान हल्फी लगेगा पिटिशनर का, वो ज़रूरी है 22/22B में। उसके बाद प्रेयर आएगी। इधर हमने मेंशन भी करना है कि जो है ना ये एक ज़िमन में कि हम जो है हमने एफिडेविट अटैच किया हुआ है विद दिस पिटीशन। उसके बाद एंड पे प्रेयर आएगी कि हमारा अप्रोप्रिएट रिएक्शन की जाए कंसर्न्ड एसएचओ को, वो कि हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस जो मेड आउट होता है उसको उसका मुकदमा एफआईआर दर्ज करके बामुताबिक कानून जो है आगे कार्रवाई की जाए। उसके बाद थ्रू काउंसिल सेम एज इट इज जो लिखा हुआ है, ये हम इस तरह की पिटीशन होती है जो हम दायर करते हैं सेशन जज के पास। उसके बाद वर्डिट आती है कोर्ट की, जो भी उसमें मतलब वो वर्डिट देना चाहे कोर्ट, या उसमें अगर तो हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो कोर्ट हमें ऑर्डर कर देगी कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, इसकी एफआईआर रजिस्टर की जाए। अच्छा, इसके अलावा इधर तक अगर पिटीशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर में किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा जो है ना प्रैक्टिकली आपको बताऊँ। जो होता है टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश नहीं करना है। ये तो मेरे पास ये पढ़ा हुआ है इधर पास ही जो है मेजर एक्ट, मैं इधर से पढ़ के आपको बता दूँ ये लिखा हुआ है। लेकिन थोड़ा सा ना कई दफ़ा टेक्स्ट और प्रैक्टिकल जो हम कल जो हमारा काम होता है वो थोड़ा कई दफ़ा डिफरेंट होता है। ये साथ साहब ने पूछा है कि पिटीशन नॉर्मल बंदा दायर कर सकता है। पिटीशन दायर कोर्ट में पेश होना है तो थ्रू आपने अपने कौंसल के थ्रू ही पेश होना है, आप खुद तो पेश नहीं हो सकते। तो कौंसल के अपने केस नहीं होते, वो क्लाइंट्स के केस डील करते हैं। लॉयर्स अपने केस नहीं होते, कम ही होते हैं। तो नॉर्मल बंदा ही है जिसका केस जो है हम आगे पुटअप कर रहे हैं सेशन जज के पास या कोर्ट के पास। इसी केस में नहीं, बाकी केसेस भी जो है वो नॉर्मल बंदे के ही होते हैं आई थिंक। अच्छा, इसमें किसी ने ये नहीं सोचा, आई वाज होपिंग कि आप में से कोई ये क्वेश्चन करेगा कि सर हमारी जो है एफआईआर वो पुलिस जो है वो रजिस्टर नहीं कर रही, इसके अगेंस्ट हम कोर्ट के पास आए हैं, तो फिर भी कोर्ट रिपोर्ट क्यों मांग रही है पुलिस से कि आप बताएं हमें ये बनता है कि नहीं बनता। हम तो उसके पहले ही अगेंस्ट आए हैं कि ये हमारी पुलिस जो है नहीं हमारी बात सुन रही, तो आप इसमें मुदाखलत करें। तो फिर रिपोर्ट पुलिस से क्यों मांगी जा रही है? ऐसे ही है ना, ये एक बात बनती है। लेकिन ये है कि इस केस में बाउंड नहीं है कोर्ट, पुलिस की रिपोर्ट के बाउंड नहीं है वो। अपनी मतलब अगर उसे लगता है कि पुलिस की रिपोर्ट इज नॉट सूटेबल, तो दे कैन गो इन एनी अदर वे। मतलब पुलिस रिपोर्ट के अगेंस्ट जो है वो होती देखी हैं हमने, पिटीशनें बहुत दफ़ा हुई हैं। इसके बाद कुछ कुछ अथॉरिटीज़ हैं, अगर आप जो है नोट डाउन करना चाहें या जो भी। 2021 की है पीसीआरएलजे, पेज है 293, 293, 2021 पीसीआरएलजे 293। जस्टिस ऑफ, इसमें कहा गया है कि जस्टिस ऑफ पीस हैड नो jurisdiction टू इशू डायरेक्शन टू आईओ टू डिलीट और ऐड एनी ऑफेंस और सेक्शन। यह जस्टिस ऑफ पीस आईओ को डायरेक्ट नहीं कर सकता कि ये ऑफेंस नहीं बनता इसे ऐड किया जाए, ये सेक्शन नहीं बनता इसे ऐड किया जाए, या डिलीट किया जाए, या बनता है इसे ऐड किया जाए। तो ये पावर जस्टिस ऑफ पीस के पास नहीं है। 2007 MLD 90
995 2007 MLD 995 में वर्डिट है कि जस्टिस ऑफ पीस कैन नॉट पास अ डायरेक्शन टू सबमिट चलान। जस्टिस ऑफ पीस चलान का नहीं कह सकता। फिर एक बहुत जो है मशहूर FIR होती है 489 F की, जिसमें अगर किसी ने आपको बोगस चेक दिया है, जो डिसऑनर हो गया है, उसके खिलाफ हम जाते हैं। मोस्टली जो FIR में जाते हैं ना, तो ये FIR का ऑर्डर करता है SP रैंक का ऑफिशियल जो है वो ऑर्डर करता है कि FIR रजिस्टर की जाए। लेकिन SP रैंक के ये सैयद मुदस्सर साहब अपना काइंडली माइक म्यूट कीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन है। SP रैंक का बंदा जो है ना ज़्यादा जल्दी लिख के नहीं देता, या कोई हमारी प्रैक्टिकल में ये बहुत से केसेस आए हैं कि SP रैंक का बंदा लिख के नहीं देता, और जब तक वो लिख के नहीं दे तो FIR नहीं होती। तो इसके लिए सीधा हल ये निकाला जाता है कि जी SHO को एप्लीकेशन दो, डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट ऑफिसर को दो, पिटीशन कर दो। सिंपली उसमें कोर्ट ऑर्डर कर देती है कि कंसर्न SHO को कि वो FIR रजिस्टर करे। उसमें कुछ भी नहीं इतना देखा जाता है, बस ये डिसऑनर स्लिप और ओरिजिनल चेक जो है वो कोर्ट के आगे पेश किया जाता है और कोर्ट अपनी डायरेक्शन पास कर देती है। ये जो है 2021 PCRLJ 1071 2021 PCRLJ 1071 में कहा गया है कि चेक और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेड आफ्टर 6 months ऑफ इट्स ड्यू डेट, ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इस केस में सेट असाइड कर दिया गया था कि ये चेक 6 महीने के बाद पेश किया जा रहा है, इससे पहले नहीं पेश किया गया। तो ऐसा ये डायरेक्शन जो नीचे से पर्चे की हुई थी वो खत्म कर दी गई, वो उसे सेट असाइड कर दिया गया। मतलब 6 महीने के अंदर अंदर आपने चेक का पर्चा करवाना है। हाँ, ये आगे PLD 2021 बाल बलोचिस्तान की हाई कोर्ट की ये जजमेंट है 63। PLD 2021 बलोचिस्तान, पेज है 63। Ex just officio justice of peace called comments from Tahsildar in that case submitted report that no such occurrence took place। तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी गई थी, ये पिटीशन जारी बात है तहसीलदार से मांगी गई है, तो किसी रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ पिटीशन दायर हुई होगी जिसके लिए तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी गई। तहसीलदार ने रिपोर्ट सबमिट करवाई कि जो है ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं है जो जिसके अगेंस्ट FIR मांगी जिसके अगेंस्ट जो है ये पिटीशन दायर की गई है। तो जस्टिस ऑफ पीस ने इस इस रिपोर्ट को जो है इनसफिशिएंट करार देते हुए डायरेक्शन पास कर दी, जो कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जाके फिर से ये रिपोर्ट इस बेस के तहसीलदार की रिपोर्ट पे अकरेंस की मौजूदगी ज़ाहिर ही नहीं होती, ऑर्डर सेट असाइड हो गया। फिर एक दो अथॉरिटीज़ ऐसी भी हैं 2014 PCRLJ पेज 1146 और 2005 PCR 325। इसमें कहा गया है कि अगर रिपोर्ट मांगी गई है कंसर्न बंदे से तो सेम शुड नॉट बी इग्नोर्ड। अगर आपने मांगी है तो आप उसे भी वेटेज दें, उसे वजन कुछ दें, नहीं तो मांगे ही ना। अगर मांगी है तो वेटेज भी दिया जाए। फिर एक जजमेंट है PLD 2005 कराची हाई कोर्ट सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट है, जिसे पहले 2005 में कराची हाई कोर्ट कहा गया था, कहा जाता था, इसलिए KAR लिखा हुआ है। PLD 2005 कराची 638 के जस्टिस ऑफ पीस फाइन इम्पोज नहीं कर सकता, इसके पास पावर्स नहीं।
जैसे हाई कोर्ट है ना, वो कह देती है बाज़ दफ़ा अगर आपका मतलब पिटीशन ना बनती हो तो वो कहते हैं कि क्यों ना आपको फाइन इम्पोज कर दिया जाए। तो ऐसे ही केसेस में बाज़ दफ़ा फाइन इम्पोज हो भी जाता है, लेकिन जस्टिस ऑफ पीस फाइन इम्पोज करने की पावर नहीं है उसके पास आफ्टर दिस जजमेंट। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन हो फिर मैं आगे दूसरे पार्ट की तरफ जाऊँ, जिसमें हम इलीगल हरासमेंट के अगेंस्ट पिटीशन फाइल करते हैं बाई से बाई स्पीक। अगर कोई उससे पहले किसी का क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। इधर हम सारे लॉ के स्टूडेंट बैठे हैं, या कोई ऐसा बंदा भी होगा जो मतलब मेंबर ही हो जो लॉयर ना हो। तो बीइंग अ लॉयर भी हम सारी उम्र लॉ के स्टूडेंट रहते हैं। तो हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चन से या आपकी कुछ बात से मुझे भी सीखने का मौका मिले। मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ, आप सब भी जो है होपफुली मोस्टली आप में से लॉ के स्टूडेंट ही होंगे। तो हम जितनी मर्जी प्रैक्टिस हो जाए तो कई दफ़ा 12-15 साल प्रैक्टिस या कोई इवन के 30 साल प्रैक्टिस के बाद भी ऐसा केस आ जाता है जो आपके लिए नया होता है, जो आपने पहले देखा ही नहीं होता कि यही नहीं होता। तो ये प्रोफेशन ही थोड़ा ऐसा है कि जिसमें हम सारी उम्र जो है वो सीखते रहते हैं, नई नई चीज़ें जो है वो सीखते हैं और उसको जो है इम्प्लीमेंट करते हैं बाद में। और इसे किसी दौर में लॉर्ड्स का प्रोफेशन कहा जाता था कि ये बादशाहों का प्रोफेशन है। अब तो बहरहाल इसमें काफ़ी चेंजिंग आ गई है चीज़ों के टाइम के साथ साथ, लेकिन अभी भी हम गौर करें तो ये प्रोफेशन तो वो है जिसमें हम लोगों की हेल्प करते हैं। जो फंसा हुआ है कोई या कोई एग्रीव्ड है किसी बंदे जगह से, तो वो हमारे पास आएगा कि हमारी हेल्प की जाएगी। ऐसा नहीं है किसी का कोई क्वेश्चन तो मैं आगे इलीगल हरासमेंट की तरफ मूव करूँ। एजाज सर वी कैन फाइल कंटेम्प्ट ऑफ, जी जी बिल्कुल। अगर आपकी एफआईआर कंसर्न्ड एसएचओ रजिस्टर नहीं करता आफ्टर द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उसकी जो है कंसर्न्ड एसएचओ की काफ़ी जो है वो उसकी जॉब भी जा सकती है और उसके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्ट्रेशन का भी ऑर्डर जैसा कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। इसमें नो डाउट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती हैं अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं होती, लेकिन मोस्टली जो है उनको भी पता होता है पुलिस ऑफिशियल्स को कि हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी इस तरह, तो वो कर देते हैं एफआईआर रजिस्टर आफ्टर कोर्ट ऑर्डर। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का और दरवाज़ा खुला हुआ है, नॉन कंप्लायंस में हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा सकते हैं। जी आगे है जी, इसका दूसरा पार्ट है पिटीशन अंडर सेक्शन 22 फॉर इलीगल हरासमेंट या अगेंस्ट इलीगल हरासमेंट। तो इलीगल हरासमेंट के किसी भी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हमें जो है हरास करती है, मोस्टली ऐसी हरासमेंट जो है ना वो पुलिस की तरफ से ही होती हैं। तो पुलिस अगर हमें हरास करती है तो हम उसके अगेंस्ट जो है पिटीशन दायर करते हैं सेम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के पास, कि हमें ये गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हमें अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए हरास कर रही है। तो इन्हें जो है इस हरासमेंट से रोका जाए, इवन कि हमारे अगेंस्ट कोई जो है मुकदमा भी रजिस्टर नहीं है। तो इसकी भी सेम पोजीशन होती है, हम जो है अपने लिख के जो है पिटीशन का मैं स्पेसिमन आपको जो है स्क्रीन शेयर करके शो करवा देता हूँ कि जो है कैसे फॉर इलीगल हरासमेंट हम पिटीशन फाइल करते हैं। तो ये भी हम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास दायर करते हैं, वो खुद सुन सकता है या आगे एडिशनल जजेस के पास, एडिशनल सेशन जजेस के पास भेज सकता है। तो इसमें भी कमेंट्स मंगाए जाते हैं नॉर्मली, या ये कोर्ट की सेटिस्फेक्शन है वो कि वो कमेंट्स कंसर्न्ड डिपार्टमेंट से मंगाए, कंसर्न्ड रिस्पोंडेंट से मंगाए या ना मंगाए।
मंगवा के भी इसके बाद जो डायरेक्शन पास कर दी जाती है कि इस बंदे को के अगेंस्ट अगर कोई क्रिमिनल एफआईआर या कोई क्रिमिनल एप्लीकेशन या कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है तो इसे इलीगली हरास ना किया जाए। तो इसमें भी कमेंट्स मंगाए जाते हैं या बाज़ दफ़ा कोर्ट की सेटिस्फेक्शन होती है, कमेंट्स नहीं भी मंगवाए जाते। तो नॉर्मली हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ये पिटीशन जो है अगर हम किसी का निकाह करवाएं मतलब कोर्ट मैरिज करवाएं जिसको वर्ल्ड कोर्ट मैरिज यूज होता है जो जिसके मैं पर्सनली बहुत अगेंस्ट हूँ कि कोर्ट मैरिज नहीं है। मैरिज तो वही है जो आउट ऑफ द कोर्ट होनी है, जो मौलवी ने करानी है, आफ्टर शरीयत को पूरा करने के बाद करवानी है। तो इसे कोर्ट मैरिज एमी जो है वर्ड एक दे दिया गया है। इसमें यह है कि वकील के चैम्बर में हो रहा है निकाह, वो करवा रहा है, तो इसलिए जो है कोर्ट मैरिज का लफ्ज है। उसमें हम मैरिज के बाद जो है वो एक पिटीशन दायर करते हैं ताकि जिसने शादी की है जिस लड़की ने, वो अगर बाद में चली भी जाए तो उसके बयान हमारे पास मौजूद हों कि ये अपनी मर्जी से आई थी और अपनी मर्जी से इसने जो है शादी की है इधर बैठ के, और ताकि ये थोड़ी सेफ साइड होती है, मतलब लड़के के लिए सेफ साइड होती है। तो इसमें बाज़ दफ़ा 506 की जो है वो स्टेटमेंट भी जिसको नॉर्मल वर्डिंग में 164 की स्टेटमेंट कहते हैं, तो 506 की स्टेटमेंट भी बाज़ दफ़ा हम करवा देते हैं। लेकिन हरासमेंट में भी बयान किए करवाए जा सकते हैं। तो मैं एक हरासमेंट ऐसे ही निकाह की जो है आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप भी ज़रा जो है उस पर नज़र मार रहे हो, उसके बाद उसके प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं। जी स्क्रीन शेयर करके मैं, जी नज़र आ रही है सबको जी? एनी वन ऑफ यू रिस्पॉन्ड कोई करे मुझे कि ये आपको नज़र आ रही है स्क्रीन शेयर? ये है जी पिटिशन, ऊपर नाम लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में नहीं है, ये उर्दू में है थोड़ा, क्योंकि मैं फैसलाबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फैसलाबाद में मेरा चैम्बर है, फैसलाबाद का मैं रहने वाला हूँ। तो इधर ज़्यादा जो अतर जो प्रैक्टिस है वो उर्दू में प्लीडिंग की है, इंग्लिश में कम यूज होती है। तो ये उर्दू वाली जो है ये है बादाला जनाब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जैसा फैसलाबाद। इधर पटिशनर का नाम लिखा गया है सारा कि पटिशनर नाम उसकी जोजियत, उसके बाद उसकी बल्दियत, उसके बाद उसकी रिहाइश किधर है वो, उसके बाद बनाम करके वर्सेस करके जो है रिस्पोंडेंट्स के नाम लिखे गए हैं। तो उसके बाद पटिशन का नाम दिया गया है, पटिशन ज़ेर दफ़ा 22 से 22 बी ज़वाद पे ज़ाब्ता फौजदारी CRPC बाबत रोके जाने गैर कानूनी हरासमेंट। इसमें आगे ज़मनात लिखे गए हैं। जनाब अली साहिदा पटिशनर हस्ब दस्तजार है कि ये सो मैंने इससे निकाह किया है, तो वालदेन के घर से आई हूँ, कोई जो है अपना साथ जो है वो जेवरात वगैरह नहीं लेके आई, खाली हाथ आई हूँ, मेरे साथ किसी ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, मैंने अपनी आज़ाद मर्जी से निकाह किया है। सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स इधर बयान करके, और ये कि ये मेरे वालदेन के साथ ये कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स जो है मिलके मुझे और मेरे खावंद को हरास कर रहे हैं, इनको रोका जाए। उसके बाद एंड पे सेम एज इट इज़ इसके साथ भी बयान हल्फी जितनी भी पिटिशन हम दायर करेंगे उसमें एफिडेविट साथ लगाना पिटिशनर का ज़रूरी है। उसके बाद प्रेयर लिखी जाती है कि इनको रोका जाए कि ये हमें हरास ना करें। उसके बाद अरसे के बाद सेम नाम और वो दिए। ये इसका स्पेसिमन है जो हम कोर्ट में नॉर्मली दायर करते हैं। इस पे अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। नहीं है जी किसी की कोई कंफ्यूजन बाकी?
जब मैं सोच रहा था कि एक जो है वो क्वेश्चंस का कुछ टाइम निकालूं ताकि आप लोगों के कुछ भी कोई क्वेश्चंस हों किसी के भी तो वो पूछ सके, तो मुझे लगता है कि वो टाइम मैंने ज़्यादा निकाल दिया, 10-15 मिनट। इतने क्वेश्चंस नहीं है किसी के माइंड में आ रहे या कुछ हैं किसी के, तो फिर भी यू आर फ्रैंकली वेलकम के आप जो है पूछ सकते हैं। अच्छा, थर्ड जो इसकी कैटेगरी है जिसमें हम ये ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन की का यूज़ करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए हम पिटीशन दायर करते हैं, तो ये नॉर्मली बहुत कम है प्रैक्टिकल लाइफ में। मेनली ये टू काइंड्स ऑफ ये जो हमें मैंने बताई हैं, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर और फॉर अगेंस्ट इलीगल हरासमेंट। नॉर्मली प्रैक्टिकली ये ही दो यूज़ होती हैं, लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए भी हम जो है पिटीशन दायर कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि अगर हमें किसी पुलिस में कोई केस या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे कोई केस चल रहा है, तो हमारा जो कंसर्न्ड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो दूसरी पार्टी के साथ मिला हुआ है या दूसरी पार्टी से उसने रिश्वत ली है या कोई भी ऐसा इशू है, तो उस ऐसे इशू में हम जो है उसके अगेंस्ट पिटीशन दायर करेंगे कि वो ये बंदा आईओ जो हमारा है, ये जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, ये उनके साथ मिला हुआ है, तो इसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन चेंज की जाए। तो ये भी मोस्ट प्रोबेबली अगर हम अपना केस प्रूव कर दें तो ये भी प्रूव हो जाती है। अच्छा, एजाज अहमद मेमन साहब का क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस ऑफ जस्टिस ऑफ पीस हु इज डिस्ट्रिक्ट जज एंड जस्टिस ऑफ पीस हु इज अपॉइंटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड इट्स नोटिस। अच्छा, ये जो है ना, ये सेक्शन 22 का रेफरेंस दे रहे हैं शायद, लेकिन जो है ना एजाज साहब, जस्टिस ऑफ पीस की पावर सेक्शन 25 के अंदर जो है वो टोटली जस्टिस ऑफ पीस की पावर्स जो है वो दे दी गई हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के पास। आपको मैं प्रॉपर जो है 25 की वर्डिंग पढ़ के सुना देता हूँ। Ex officio justice of peace by virtue of their respective offices, the session judges, and on notification by them, the additional session judges are justice of peace within or for whole of the district of the province in which they are serving. सेशन जजेस ही जस्टिस ऑफ पीस हैं। आफ्टर 2002 अमेंडमेंट ये जस्टिस ऑफ पीस का तमाम तर इख्तियारात डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस के पास दे दिए गए हैं, और इधर जो है एडिशनल सेशन जजेस का वर्ड यूज हुआ है, डिस्ट्रिक्ट जजेस का नहीं। एक्चुअली में होता ऐसे है कि अगर होते ये दोनों सेम हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एक ही बंदा होता है। अगर वो एक्ट कर रहा है इन सिविल केसेस एक्ट कर रहा है तो वो एज अ डिस्ट्रिक्ट जज एक्ट करेगा। अगर वो क्रिमिनल केसेस में उसके पास कोई क्रिमिनल केस है तो एज के ये क्रिमिनल केस में आती हैं पिटीशन, सीआरपीसी के अंडर आती हैं, तो ये क्रिमिनल केस है, तो इसमें से ये एज अ सेशन जज वर्क करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एक ही बंदा होता है। अगर सिविल केस हो तो वो एज अ डिस्ट्रिक्ट जज ऑपरेट करेगा, अगर वो क्रिमिनल केस उसके पास आ जाए तो वो एज अ सेशन जज ऑपरेट करेगा। और जस्टिस ऑफ पीस सेशन जज को अपॉइंट किया गया है आफ्टर 2002 अमेंडमेंट, जो कि ऑर्डिनेंस नंबर है 31 ऑफ 2002 डेटेड 21/11/2022 को ये पास हुआ है। 2002 को सॉरी पास हुआ है, 22 नहीं। तो ये पावर्स जो हैं 2002 के बाद जो है वो दे दी गई थी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को, जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंट कर दिया गया था। जी, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो
जी, किसी का कोई क्वेश्चन? चलें फिर, हमारे पास 10 मिनट हैं तो हम उसमें डिस्कस कर लेते हैं कोई जर्नल चीज़, मतलब कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में या क्या इसमें जो है प्रोफेशन के अकॉर्डिंग कोई प्रोफेशन के किस तरह का है और ये चीज़ें। हम जो हैं वो बीइंग अ लॉयर, या आप में से जो भी हैं वो जो इस प्रोफेशन से मुंसलिक हैं, तो एज यू ऑल नो कि इसे लॉर्ड्स का प्रोफेशन कहा गया था कि हम जो है कम्युनिटी की हम मैसेज की हेल्प करते हैं उनको कि वो जस्टिस जो है वो हमारे जुडिशल सिस्टम से जस्टिस सीख कर सकें। तो हमें भी यही चीज़ें आगे लेके चलनी चाहिए कि हम जो है वो अ, अपनी कम्युनिटी की जितनी हो सके वो मदद कर सकें। अगर कोई किसी फीस अफोर्ड करने वाला नहीं भी है तो उसका भी हम जो है काम कर सकें। इसी तरह हम जो है इसे फिर से एक जो जिसे कहा गया था किसी टाइम में कि लॉर्ड्स प्रोफेशन है, तो उसको हम वापस जो है वो अपने वो कार को वापस ला सकते हैं, या जो भी कंसर्न चीज़ें हैं। ये इररिलेवेंट सी चीज़ है, बातें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं 10 मिनट जो है पहले वो स्टॉप करूँगा सारा कुछ, ताकि जो है आप सबके कोई भी क्वेश्चन हों पिटिशन बाय से बाय स्पीकर या इवन के जर्नल क्वेश्चंस भी हों तो वो हम ले सकें उस 10 मिनट में। तो मुझे जो है इजाज़ अहमद मेमन साहब के अलावा जो है कोई इतना क्वेश्चन वाला रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो यसाद साहब ने कहा है कि ऑल क्लियर है। इसके अलावा भी अगर आप जो है ओपनली इधर डिस्कशन का हिस्सा बने, हम जो है हम जो हैं फ्रैंकली बैठे हुए लॉ को डिस्कस कर रहे हैं अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। हम में से ना कोई ये है कि ना कोई हमारा टीचर है, ना कोई कि हम आपके पास जो नॉलेज है हो सकता है वो मुझे ना पता हो, या जो मुझे पता है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको भी पता चले। तो आपके पास जो है वो आप डिस्कशन का हिस्सा बन के ये कोशिश करेंगे वो मुझे भी इस नॉलेज में जो है इजाफा हो, मेरे भी इल्म में कोई चीज़ हो। अच्छा, अताउल्ला भट्टो साहब पूछ रहे हैं, सर लॉ स्टूडेंट अगर जज होना चाहता है फिर इन मीन वाइल वो कोर्ट प्रैक्टिस कर रहा है कि प्रैक्टिस क्या प्रैक्टिस जज बनने में भी? जी बिल्कुल, प्रैक्टिस आपको मतलब सीजे के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें बकायदा तौर पे कोई ऐसी सिचुएशन दे दी जाती है कि आपके पास बीइंग अ जज ये केस आया है, तो आप इसमें क्या डिसीजन लेंगे। तो जब तक आपने प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिस नहीं की होगी तो मुश्किल हो जाता है कि आप ये कहें कि ये इसमें ये ऐसे डिसीजन हम लिखेंगे, ऐसे मुकदमा लिखेंगे। लेकिन इस सब में सीजे में अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो स्टडी इज़ मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो टफनेस है इस पेपर की वो सीएसएस के इक्वल्स कर दी गई है। इसके भी पेपर सीएसएस की तरह होते हैं। तो सीजे 2 साल की प्रैक्टिस ज़रूरी है लोअर कोर्स में। उसके बाद मतलब प्रैक्टिकली तो शायद 2 साल कोई भी ना करता हो, जो है लाइसेंस लेके छोड़ दिया, 2 साल हो गए, 2 साल पढ़ाई करते रहे, उसके बाद सीजे के पेपर दे दिए। तो इधर ना भी हो इतना फ़ायदा एग्ज़ाम में, तो उसमें फ़ायदा होगा आपको जब आप जज एज अ जज ऑपरेट कर रहे होंगे किसी जगह पे, तो आपके डिसीजंस आपके फैसलों से पता चलेगा कि ये वो बंदा है जिसने लॉयर्स की प्रैक्टिस की हुई है, लॉ पढ़ा हुआ है या वकालत की हुई है, वो आपके डिसीजंस में से झलकियां नजर आएंगी। तो फ़र्क तो पता चल ही जाता है कि ये वकीलों के हालात या वकीलों की मुश्किलात या वकीलों की ये चीज़ें ये समझ रहा है, या इसके डिसीजंस में मेजॉरिटी है, इसे पता है कि ये कैसे जो है लिखने हैं। तो बहरहाल एग्ज़ाम में भी उसका फ़ायदा होता है कि आपने
प्रैक्टिस की है तो आपको पता है कि कोर्ट कैसे आर्डर टाइप करती है, कोर्ट में डिसीजंस किस तरह होते हैं। बेनिफिट तो है, जारी बात है जी। उसका कोई इसके अलावा किसी का कोई question? अच्छा, एक मज़े का आपको इंसिडेंट सुनाता हूँ। जब मैं लॉ का स्टूडेंट था ना, तो मेरे जो सीपीसी के उस्ताद थे ना, वो थे सलीम शहनाजी साहब। काफ़ी एजड हैं अब तो, शायद वो पढ़ाते भी ना हों, तब भी काफ़ी एजड थे। तो वो कहा करते थे कि ज़ियाउल हक के दौर में ना मुझे हाई कोर्ट का जज लगने के लिए ऑफर हुई थी। उनका कोई रेफरेंस था, उसके थ्रू जो है मुझे ज़ियाउल हक के दौर में ये ऑफर की गई थी कि आप हाई कोर्ट के जज लग जाएं। तो तब इतनी नई फैसिलिटीज़ होती थी, हाई कोर्ट के जजेस की तनख्वाहें भी इतनी नहीं होती थी। फिर बाकी जो टीए डीए हैं या कोई ऐसी चीज़ें जो मरवात हैं, वो इस तरह नहीं होती थी जो अब हैं। तो कहते कि मैंने उन शख्स को जिन्होंने मुझे पेशकश की थी, उन्हें मैंने आंसर किया था कि अगर मैं हाई कोर्ट का जज लग जाऊं और वकालत छोड़ दूं, तो मेरे बच्चों की फीसें भी ना पूरी हों इस जुडिशरी से, या इस बीइंग हाई कोर्ट जज मेरे बच्चों की फीसें नहीं मैं पूरी कर सकता। जो मैं जिन स्कूलों में वो पढ़ते हैं, वो इतने अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं कि जॉब से वो पूरी नहीं हो सकती। मेरी वकालत इतनी अच्छी है कि मैं सोच ही नहीं सकता कि मैं इसको छोड़ के कहीं और जाऊं। मतलब कहने का ये है कि इससे अच्छा प्रोफेशन कोई नहीं है। अगर आपको के पास काम है, आपके पास क्लाइंट्स हैं, सारा कुछ है, तो इससे अच्छा कोई काम नहीं है जी। एंड पे हमारे पास ओनली जो है वो 3 मिनट्स रह गए हैं। तो मुझे जो टाइम फ्रेम दिया गया था वो 4 से 5 का था। इसमें अगर फिर भी अभी भी किसी के माइंड में कोई भी क्वेश्चन लॉ से रिलेटेड या मेरे टॉपिक जो डिस्कशन का था सेक्शन 22 से 22B के लिखा है, तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट फ्राइडे में आपको एक और लेक्चर में इंशाल्लाह मिलूंगा। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रोल ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे उस पर बोलने के लिए बहुत कुछ मुझे आइडिया हो रहा है कि इन्वेस्टिगेशन पे जो है बोलने के लिए मुझे काफ़ी कुछ मिलेगा। जी नहीं है जी किसी का कोई क्वेश्चन? मैं थोड़ी जो है ना कोशिश करता हूँ कि थोड़ी टाइम की पाबंदी की जाए। तो अ, इसकी जो है ना वो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि वो जो 2-3 मिनट जो पेंडिंग है वो भी मैं एग्जैक्टली जो है अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चला। ये रिकॉर्डिंग होपफुली आपको लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान के पेज से मिल जाएगी, उसके ग्रुप में से, यूट्यूब चैनल से भी मिल जाएगी। तो बाकी आप कांटेक्ट करके लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से बोल सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जो है उनके पेज पे अवेलेबल हो, उनके ग्रुप में भी हो, और यूट्यूब चैनल पे भी ऑब्वियसली होगी, फेसबुक पेज पे भी होपफुली हो।
चलें जी, अपना सारे ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हमारा जो है 1 घंटे का जो साथ था वो इधर ही तक था। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी मतलब और दिन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।
क्या हुआ सर? आता है तो कभी तो ज्यादा